एक समय ऐसा भी था, यही दुनिया थी, यही आसमान था, यही सूरज डूबता था, यही चांद निकलता था और यही तारे थे। पर एक चीज नहीं थी, इस पर हमारा राज नहीं था। उस समय पूरी दुनिया पर डायनासोर का राज हुआ करता था। उस वक्त डायनासोर की कई प्रजाति हुआ करती थी, कुछ बड़े ही शांत तो कुछ बड़े ही खूंखार, कुछ बहुत छोटे तो कुछ बहुत ही बड़े होते थे। उस वक्त इन चीजों का मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। ऐसा कोई नहीं था जो इन्हें हराकर दुनिया पर राज कर सके। और इसीलिए दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि हमें और आपको ये जानना चाहिए कि आखिर इन ताकतवर जीवों के साथ ऐसा क्या हुआ, या फिर कौन सी घटना इनके साथ घटी कि आज दुनिया का राज इनके हाथों से निकलकर इनसे कमजोर हम इंसानों के पास आ पहुंचा, और कैसे हम इंसान इन खतरनाक डायनासोर से बचकर यहाँ तक आ गए। जी हाँ, जानता हूँ आप सोच रहे होंगे कि क्या उस वक्त हम जिंदा थे। इस बात को करीब से जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे चलना होगा। तब हम जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था इन डायनासोर के साथ और कैसा था इनका इस धरती पे आखिरी दिन। तो दोस्तों, आइए चलते हैं इस सफर पर। यह सफर ना तो सिर्फ आपको डायनासोर के इतिहास में ले जाएगा, बल्कि हमें मौका मिलेगा ये भी जानने का कि कैसे दोबारा जीवन पैदा हुआ। आइए जानते हैं अपने जीवन का छुपा हुआ रहस्य। हमारे सफर की शुरुआत होती है कुदरत के नियमों से, जिसकी वजह से आज हम और आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं। क्योंकि एक जीव मरने से बचने के लिए भागता है और एक जीव जीने के लिए भागता है। ये कुदरत का एक बहुत ही बेरहम कानून है जिससे कोई भी भाग नहीं सकता। गुजरे अतीत में हर जीव इस नियम से जीते आए हैं, और जब तक ये दुनिया रहेगी हर जीव इस नियम से जीता और मरता रहेगा। जो इस नियम के तहत जिंदा रहा, अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ी और जीता, उसे मौका मिला इस धरती की खूबसूरती देखने का, इसका आनंद उठाने का। डायनासोर के पहले से ही जीवों में खुद को इस पृथ्वी का हिस्सा रखने की जंग चलती आ रही थी। कमज़ोर जीवों को ताकतवर ने मार डाला और ताकतवर को किसी न किसी बहाने से कुदरत में मिटा कर रख दिया। और इन सब माहौल में जो भी अपने आप को वक्त के साथ ढालता गया, वही इस दुनिया में सांस लेने का हकदार बना। कुदरत के साथ तालमेल बिठाने वाला हर जीव ताकतवर नहीं था, बल्कि वक्त के साथ खुद को ढाल लेना और जिंदा रहना एक समझदार और फुर्तीले जीव का काम था। ना ही ताकतवर का, और इसी समझदारी ने इन जीवों को जिंदा रखा। जीवों की बनावट, उनका रहन सहन, उनका शरीर उनके इस पृथ्वी पर जिंदा रहने की सबसे बड़ी वजह थी। हालांकि ये नियम बड़ा ही बेरहम है, लेकिन इसी के चलते धीरे धीरे इस धरती पे नई नई प्रजातियां विकसित हो पाई। आज से करीब 65 मिलियन यानी 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम बिल्कुल आज जैसा ही था। सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी, तमाम हरे भरे पेड़ जमीन को छाया दे रहे थे, और समुद्र की ठंडी हवा हर चीज को समान रखती थी। तब इस धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था। इनके चीखने चिल्लाने की आवाज बाकी के मौजूद जीवों को डरा के रख देती थी। वैसे तो इनके अलावा और भी छोटे बड़े जीव हुआ करते थे, लेकिन कोई भी इनके सामने आने की जुर्रत नहीं करता था। दोस्तों, डायनासोर की उत्पत्ति के समय 7 महाद्वीप जुड़ी हुई थी, लेकिन इनकी उत्पत्ति के बाद ही कुछ कुदरत की गतिविधियों के कारण ये द्वीप एक दूसरे से अलग हो गए। इस वजह से डायनासोर एक दूसरे से दूर दूर हो गए और पृथ्वी के अलग अलग कोने में पहुंच गए। अलग अलग जगहों पे पहुंचने के बाद डायनासोर में परिवर्तन आने लगे। अलग अलग आबो हवा और खाने की वजह से इनकी अलग अलग प्रजातियों का रूप सामने आया। इन प्रजातियों में सबसे ज़्यादा शाकाहारी डायनासोर हुआ करते थे, जो लगभग इनके आखिरी दिन तक जिंदा रहे थे। और खतरनाक डायनासोर टी-रेक्स थोड़े कम मात्रा में पाए जाते थे। कुछ डायनासोर ऐसे भी थे जिनके 4 पैर होते थे, तो कुछ के 2 ही होते थे। कहा जाता है कि मांस खाने वाले डायनासोर के 4 पैर होते थे, क्योंकि 2 पैरों की मदद से वो शिकार करते थे और 2 की मदद से खुद को बैलेंस करते थे। और जब ये डायनासोर्स बड़े ही आराम से पृथ्वी पर अपना जीवन गुजार रहे थे, तब उससे 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। एक तरफ ये डायनासोर यहाँ चैन और सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे, दूसरी तरफ एक एस्ट्रॉयड का टुकड़ा सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था। यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच घूम रहे एक बहुत बड़े एस्ट्रॉयड से टकरा गया। इस टकराव ने ही डायनासोर की सुकून भरी जिंदगी के रास्ते को मौत की तरफ मोड़ दिया। दरअसल टकराव के बाद उस बड़े एस्ट्रॉयड की दिशा एकदम से बदल गई और वो 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से सीधे पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगा। पर एक वक्त ऐसा भी था जब ये एस्ट्रॉयड 3,84,000 किलोमीटर दूर था। तब धरती पर शायद डायनासोर का अंत नहीं होता, क्योंकि इसके चांद से टकराव होने की संभावना ज़्यादा थी। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। वह एस्ट्रॉयड चांद के बेहद ही करीब से गुजर गया।
40 किलोमीटर चौड़ा और 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन का ये एस्ट्रॉयड हर सेकंड पृथ्वी की तरफ बढ़ता जा रहा था। जैसे ये उल्का पिंड वातावरण के संपर्क में आया, इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही इस एस्ट्रॉयड ने आग के गोले का रूप ले लिया। दोस्तों, ये इतनी रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था कि बस 4 मिनट में इसने पूरा अटलांटिक ओशन पार कर दिया। इस उल्का में चमक इतनी ज्यादा थी कि पृथ्वी पे टकराने से पहले ही कई सारे जीव आग के इस गोले को देखकर अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख तो नहीं पा रहे थे, लेकिन उसकी गर्मी को महसूस कर रहे थे और बस देखते ही देखते ये उल्का पृथ्वी से जा टकराया। इस टकराव का धमाका लगभग आज से 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इसके टकराव से निकलने वाले मेटल और धातु धुएं के बड़े बादल में बदलकर आसमान में उड़ने लगे। टकराव के 16 मिनट बाद धरती के अंदर हर एक तरफ 11.4 तीव्रता की भूकंप उठने लगी, जिस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ तेजी से बढ़ने लगी। इतना ही नहीं, भूकंप के कारण सभी ज्वालामुखी दहक उठे और यहीं से पृथ्वी के हर कोने में डायनासोर के विनाश शुरू हो गया। धरती पे महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 मीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर राख हो गए थे। इस माहौल में उड़ने वाले सभी डायनासोर जमीन के खतरों से तो बच निकले, लेकिन ये तो महाविनाश की बस एक छोटी सी झलक थी। टकराव की वजह से जो भी मेटल धातु धूल के रूप में अंतरिक्ष में गया, वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण 40 मिनट बाद आग के गोले बनकर पूरी धरती पर बरसने लगे। धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी का पृथ्वी पर पहुंचना असंभव हो गया था। गर्म हवा का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया, जिसके कारण धरती के लगभग सारे पेड़ पौधों की प्रजाति जलकर खाक हो गई थी। विस्फोटक के 3 घंटे और कुछ मिनट बाद धरती का तापमान कुछ 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसके कारण जो डायनासोर हादसे के इलाके से कोसों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाए और मर गए। इस तरह धीरे धीरे पृथ्वी पे पाए जाने वाले जीव जंतु की सब प्रजाति लगभग खत्म हो गई थी। बस वही जीव बचे थे जिनका वजन 30 किलो से कम था। लेकिन पेड़ पौधों और जीव जंतु के तबाह हो जाने से सही भोजन न मिलने पर बचे हुए डायनासोर भी टिक नहीं पाए और मौत की दहलीज पे चढ़ गए। डायनासोर का अंत छोटे छोटे प्रजाति के लिए एक बड़ा अवसर था। जी हाँ, वो प्रजाति थी मैमल्स की, यानी कि स्तनधारी जीव। देखते ही देखते इस महाविनाश को 50 लाख साल गुजर गए थे। पृथ्वी की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी थी। हरे भरे पेड़ पौधे आपस में उगने लगे थे। वातावरण बेहतर से बेहतर होता जा रहा था। पेड़ों पर फलों का पैदा होना शुरू हो गया था और इन फलों में हर वो चीज मौजूद थी जो एक जीव को जिंदा रहने के लिए चाहिए थी। और इसी तरह पृथ्वी पर फिर से जीवन का नया जन्म होने लगा। दोस्तों, उस महाविनाश में जो 5% जीव बच गए थे, यानी कि हम, उस वक्त हमारा कद काफी छोटा था और परेशानी ये थी कि जिंदा रहने के लिए हमने पहले कई सारी जमीनी चीजों को खाया, पर अब हमें उस फल तक पहुंचने की बहुत ज़रूरत थी। और इस बार कुदरत ने हमें अकेला नहीं छोड़ा और हमें उस ताकत से नवाजा कि हम इस काबिल हो जाएं कि पेड़ों से फलों को खा सकें। अडेप्टिव रिएक्शन की वजह से हमारा बदलाव कुछ ऐसा हुआ कि हम बंदर बन गए। इसी काल में हमारे अंदर एक और बदलाव ने जन्म लिया। हमारे सिर के अंदर एक बहुत ही ज़रूरी इवोल्यूशन हुआ। हमारे स्पाइन कॉर्ड को मस्तिष्क से जोड़ने वाला छेद, जिसे फोरामेन मैग्नम कहते हैं, वो स्कल के पिछले हिस्से के बेस से सेंटर की तरफ बढ़ने लगा। इसका फायदा ये हुआ कि अब जो प्रजाति आने वाली थी वो 2 पैरों पर चलने के लिए सक्षम थी। इसी तरीके से धरती पर बदलाव होते गए और उनसे कई सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में थोड़ी चल हुई जो धरती के 2 बड़े महाद्वीप को एक दूसरे के पास ले आई और ये वही भाग है जहां भारतीय रहते हैं। तो ये है इंडिया, जो तेजी से एशिया महाद्वीप की ओर बढ़ रहा था। इन दोनों महाद्वीप के टकराने की वजह से हिमालय जैसा पर्वत खड़ा है, जिसे आज हम सब लोग दुनिया की सबसे बड़ी चोटी के नाम से जानते हैं। ये चोटियाँ इतनी ऊंची थीं कि इससे मौसम का पैटर्न और भी तेजी से बदलने लगा और पृथ्वी ठंडी होने लगी। इस हिमालय से गिरने वाले बर्फ से निर्माण हुआ नदियों का, जिससे आज भी हमें पीने का पानी मिलता रहता है।
महाविनाश के बाद और आज से 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग की शुरुआत हुई और घास का उगना शुरू हुआ और जंगल का घटना कम होता गया। तब जाके वो जानवर भी तेजी से विकसित हुए जो खुले मैदानों में रहने लायक उपयुक्त थे। अब 1 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी इस रूप में आ गई थी जैसे कि आज हम और आप देखते हैं। धरती का वातावरण लगभग पूरी तरह से आज के जैसा बन चुका था, लेकिन 40 लाख साल पहले धरती की परिस्थितियां बदलने लगी थी। धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर से हलचल नजर आई, जिससे अफ्रीका में आबाद हुआ एक पर्वत जिसे आज हम ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। और इस पर्वत के आने से जंगलों में पानी और हवा का सही मात्रा में पहुंचना रुक गया, जिसके कारण वो सूखता चला गया और यहीं रहते थे द एप्स। दोस्तों, ये एप्स हमारी नस्ल चढ़ने की पहली सीढ़ी थी, जिन्हें पियरोला पिटेकस के नाम से जाना जाता था। पियरोला पेड़ों पर रहते थे और फल खाते थे। वजन की मात्रा ज्यादा होने से ये कूद नहीं पाते थे, इसलिए एक डाल पे लटके रहते थे। कभी कभी ये 2 पैरों पर भी खड़े हो जाते थे और इसी तरह चलने की कला जमीनों पर नहीं बल्कि टहनियों पर विकसित हुई। और सबसे बड़ी बात, ये 2 पैरों पर चलना इंसानों की नहीं बल्कि एप्स की खोज थी। धीरे धीरे पानी और वातावरण के बदलाव से ये एप्स गोरिल्ला और चिंपैंजीज के आकार में विकसित होने लगे और कुछ इंसानों के रूप में विकसित होने लगे। ये पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। बारिश के रुक जाने से जंगल सूख गए। इसका सबसे गहरा प्रभाव इन एप्स पर पड़ा। जंगल सूख जाने से एप्स के लिए खाने की समस्या बढ़ गई और इसलिए ये पेड़ों से उतरकर जमीन पर खाने की तलाश में चलने लगे। ये है आर्डिपिथेकस रेमिडस। ये है हमारे पूर्वज जिन्होंने मानव के इतिहास का पहला कदम रखा। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और लंबाई 4 फीट तक थी। ये हमारे पूर्वजों में से सबसे पहले चलने वाले जीव थे और 2 पैरों पर चलने से ऊर्जा भी कम खर्च होती थी। 2 पैरों पर चलने से एक और फायदा ये हुआ कि अब वो चलते चलते खा पी सकते थे। साथ ही अब ये पहले से मुकाबले दूर दूर तक नजर रख सकते थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे। धीरे धीरे हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया था। इनका नाम था होमो हैबिलिस, जिन्होंने पहली बार पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे इन पत्थरों के किनारों पर एक धार बनी और पहली बार दिमाग का इस्तेमाल करके हमारे पूर्वजों ने हथियार के तौर पर एक हथौड़ी बना लिया, जिससे अब वो कई ऐसे काम कर सकते थे जो पहले उनके लिए असंभव थे। पत्थर के इस्तेमाल ने अंगूठे और उनकी उंगलियों को मजबूती दी, जिससे वो चीज़ों का इस्तेमाल और बेहतर तरीके से करने लगे। समय के साथ साथ हमारे पूर्वज एक झुंड में बाकी जानवरों का शिकार करने लगे और इनका नाम था होमो इरेक्टस, जो बाकी जीवों से ज़्यादा होशियार और हुनरमंद थे। इन्होंने ही सबसे पहले पत्थर की मदद से आग जलाया और उसका इस्तेमाल किया। आग की खोज हमारे वंशज के लिए बहुत बड़ी खोज थी। ये आग उन्हें गर्मी, अंधेरों और जंगली जानवरों से सुरक्षित रखती थी और इसी वजह से अब धीरे धीरे परिवार भी बनने लगे। इन्होंने आग पर मांस को पकाना सीख लिया। आग पे खाना पकाने से एक फ़ायदा ये भी होने लगा कि उसे खाने और पचाने में ताकत का कम इस्तेमाल होने लगा, जिसकी वजह से ये ऊर्जा वो अपने दिमाग को देने लगे और इसी तरीके से दिमाग भी विकसित करने लगा। और आज से 2 लाख साल पहले ये वही वक्त था जब इंसानों ने अपना रूप ले लिया। लैरिंक्स हमारे गले के ऊपरी हिस्से से शिफ्ट होकर नीचे की ओर आ गई थी, जिससे हमारी आवाज़ और भी जटिल हो गई थी और हम अब साफ लफ्ज़ों में बात कर सकते थे। ये पहला वक्त था जब पहली बार एक बात दूसरे इंसान तक पहुंचने लगी। दोस्तों, यही वो आखिरी विकास था जिसके बाद विकसित होकर हम और आप बने, यानी कि होमो सैपियंस। आज से 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी जा सकता था। हमारे पास अच्छे खासे हथियार और ताकतवर जिस्म था। हम बात को एक से दूसरे इंसान तक पहुंचा सकते थे, यानी एकजुट होकर काम करना संभव हो गया था। अब हम अपने अफ्रीका के सफ़र को और दूर तक ले जाने के काबिल हो गए थे। अब हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंच गए थे। आज से करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गया था, जिसके चलते इंसान ऑस्ट्रेलिया और चीन जैसी जगहों की तरफ बढ़ गया। 30,000 साल पहले अब इंसानों ने यूरोप की ज़मीनों पर विकसित होने के लिए उधर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था। जब बर्फ़ अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई, तब इंसान नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। दोस्तों, बर्फ के इतने कड़े दौर में भी इंसान हर उस हुनर का विकास कर रहा था जिससे वो एक पूरा इंसान बन सके, और ऐसा हुआ भी। हमने उस माहौल में खुद को ढाल लिया। हम समझदार हो गए और हमने अपने ठिकानों के लिए बस्तियां बसा ली। बर्फ के इलाकों से रेगिस्तान की गर्मी तक, समुद्र के किनारे से लेकर हरे भरे मैदानों तक, हर जगह इंसानों ने जीना सीख लिया।
और हर उस जगह इंसान बसने लगे थे। हमारी त्वचा, हमारा आकार, हमारा रंग और रूप जगह जगह के हिसाब से बदलता गया। हमने अपने ज़रूरत के मुताबिक खेती शुरू कर दिया और धीरे धीरे हमने गांव, देहात, शहरों का निर्माण करना शुरू कर दिया। गांव में एक साथ रहने से लोगों ने सभ्यता और संस्कृति जैसी चीज़ों का जन्म दिया। धीरे धीरे हमने विज्ञान जैसी चीज़ों को अपने बीच जगह दी, गणित को समझा, तब जाके हमें तकनीक मिली। काम को बेहतर तरीके से पूरा करने की समझ मिली। महीनों का काम हफ्ते में करने के लिए तकनीक ईजाद की गई और अब ये रही हमारी दुनिया जो पूरी तरह विकसित है। इस धरती पर हमारे जैसा कोई जीव नहीं। हम वो हैं जिन्हें इस बात का पूरा इल्म है कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं। कोई इतना बुद्धिमान नहीं कि हम पर राज कर सके, पर ये अंत नहीं है, क्योंकि विकास कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। विकास वो रास्ता है जिसका कोई अंत नहीं। अभी तो हमें बहुत आगे जाना है, न जाने कितनी मुश्किलों को चकमा देना है और विकास की सीढ़ियों को चढ़ना है। तो दोस्तों, ये था डायनासोर की दुनिया की शुरुआत से लेकर उनके अंत और हमारी शुरुआत से लेकर आज तक का ये छोटा सा सफर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक चौंका देने वाले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।